आज की ये कहानी जापान के क्राइम नॉवेल राइटर जियो ताकाहाशी की हत्या की कहानी है। 3 नवंबर 2019 की सुबह 7:30 बजे जियो ताकाहाशी का एक पर्सनल असिस्टेंट उनके अपार्टमेंट में जाता है। रोज़ाना का जो जियो ताकाहाशी का शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के मुताबिक उन्हें सवेरे इस बात की इत्तला दी जाती है कि उन्हें इस रोज़ क्या करना है। इस सिलसिले में जब असिस्टेंट उनके अपार्टमेंट में जाता है, दरवाजे को नॉक करता है, तो दरवाज़ा काफ़ी देर नॉक करने के बावजूद नहीं खोला जाता। जिसके बाद जियो ताकाहाशी का जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, वो अपने पास पहले से मौजूद जो उस अपार्टमेंट की दूसरी चाबी होती है, उस चाबी से उस अपार्टमेंट को खोलता है। असिस्टेंट के पास पहले से उस अपार्टमेंट की दूसरी चाबी इस कारण से होती है क्योंकि अक्सर वो जियो ताकाहाशी के कुछ पार्सल्स को उनके अपार्टमेंट में पहुंचाया करता था। इस कारण से जियो ताकाहाशी उसे अपने अपार्टमेंट की सेकंड चाबी पहले से दे रखी थी। जब वो उस अपार्टमेंट में जाता है तो पहली नज़र में उसे अंदर सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन जैसे ही वो जियो ताकाहाशी के बेडरूम में जाता है तो वो ये देखता है कि सामने बेड पर जियो ताकाहाशी की बॉडी पड़ी हुई है और उनकी मौत हो चुकी है। शुरुआत में वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद जब जियो ताकाहाशी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फ़ौरन अपने मोबाइल फ़ोन से लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला देता है। ये मामला जापान के टोक्यो शहर का था। टोक्यो शहर की लोकल पुलिस मौके पर पहुंचती है और शुरुआती तफ्तीश में लग जाती है। सबसे पहले तफ्तीशी टीम बॉडी को बारीकी से चेक करती है। जब बॉडी को बारीकी से चेक किया जाता है तो उनको पहली नज़र में ये समझ में आता है कि जियो ताकाहाशी की मौत का जो कारण है वो जहर है, क्योंकि जियो ताकाहाशी के होठ पर काले निशान थे। इसके अलावा भी बॉडी के बाकी के हिस्से को चेक किया जाता है, लेकिन बाकी के बॉडी के हिस्से पर उस होठ के काले निशान के अलावा कोई भी निशान नहीं था। पुलिस की टीम ये समझ जाती है कि जियो ताकाहाशी की मौत का कारण जहर है, लेकिन ये जहर सुसाइड के लिए इस्तेमाल किया गया या फिर किसी ने जियो ताकाहाशी को इस जहर को खिलाया है, ये पुलिस को कन्फ्यूज़न थी। इस सिलसिले में सबसे पहले पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें जो मौत का कारण सामने आता है वो एक ख़ास किस्म का जहर होता है। इस खास किस्म के जहर का नाम था टोक्सोडोटॉक्सिन TTX। इस जहर को जापान की एक मछली है फोगो फिश, उस फिश में पाया जाता है। ये जहर आम जहर से 1200 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सामने आता है कि फोगो फिश के जहर के कारण जियो ताकाहाशी की मौत हुई है, तो पुलिस की टीम जो तफ्तीश कर रही थी वो दोबारा से जियो ताकाहाशी के अपार्टमेंट में जाती है और अपार्टमेंट में जाने के बाद किचन और बाकी के सारे हिस्से को चेक करती है और ये खोजने की कोशिश करती है कि फोगो फिश का कुछ अंश अगर उनके घर में मिलता है तो ये जानकारी निकालने में आसानी होगी कि इनकी मौत सुसाइड है या हत्या है। जब वो अपार्टमेंट को चेक करते हैं तो उसमें फोगो फिश का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है। जिसके बाद अब इन्वेस्टिगेटिव टीम इस मामले को लेकर इस दिशा में चलती है कि शायद जियो ताकाहाशी की मौत का कारण नॉर्मल नहीं या सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। अब हत्या की दिशा में तफ्तीश को आगे बढ़ाती, इस सिलसिले में असिस्टेंट से बात करती, उससे पूछती, तो असिस्टेंट ने जियो ताकाहाशी की लेटेस्ट जो आखिरी कुछ काम थे उस काम के बारे में इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताती है। तो इन्वेस्टिगेटिव टीम को ये समझ में आता है कि जियो ताकाहाशी अपने आखिरी वक्त में एक नॉवेल लिख रहे थे जो कि एक सच्ची क्राइम स्टोरी से रिलेटेड थी। ये क्राइम स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि इसमें एक मौत का तरीका था जो मौत का तरीका आम तरीक़ों से हट कर था और बिल्कुल जियो ताकाहाशी की मौत जो थी वो इन्हीं तरीके से मैच कर रही थी। उस नावल को जब पुलिस की टीम पढ़ती है तो उसमें तरीका जो था कुछ इसी तरीके से था, यानी फोगो फिश के जहर के ज़रिए किसी की हत्या की जाती थी और ये एक गैंग के बारे में इसमें लिखा गया था। लेकिन ये नावल अधूरा था, इसे अभी पूरा करना था और जियो ताकाहाशी इसे पूरा करने में लगे थे। जैसे ही उनको ये पता चलता है, अब वो जो जियो ताकाहाशी का लैपटॉप था उसे खंगालते हैं। जब लैपटॉप को खंगाला जाता है उसमें एक प्राइवेट फाइल नज़र आती है। उस प्राइवेट फाइल को जब अनलॉक किया जाता है तो उसमें एक ईमेल मिलता है। वो ईमेल एक अननोन ईमेल आईडी से भेजा गया था, जिसके जवाब में जियो ताकाहाशी ये लिखते हैं कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और मैं तुम्हारा राज फाश करके रहूँगा। ये जियो ताकाहाशी का आखिरी ईमेल उस ईमेल आईडी पर गया था। पुलिस को अब ये लगने लगा था कि जो भी है हत्यारा इस ईमेल से रिलेट करता है। इस सिलसिले में अब असिस्टेंट के जरिए और जानकारी निकाली जाती है कि आखिरी समय में जियो ताकाहाशी का जो शेड्यूल था वो क्या था, वो कहाँ जाते थे, किनसे मुलाकात करते थे। जो असिस्टेंट था
वो एक एक जानकारी इन्वेस्टिगेटिव टीम को देता है। तो इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेटिव टीम सबसे पहले जियो ताकाहाशी की जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स थी उसे निकालती कि आखिरी मरतबा किस जगह पर पेमेंट किया गया है, कहाँ कहाँ जियो ताकाहाशी गए थे। जब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जो आइडिया निकल कर सामने आता है, जो आखिरी जगह पर क्रेडिट का इस्तेमाल किया गया था वो जगह सामने आती, तो वो जगह एक रेस्टोरेंट था जो एक सुशी रेस्टोरेंट था। सुशी बेसिकली एक फिश है जिसका सेवन जापानी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव टीम सुशी रेस्टोरेंट में जाती, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू करती। काफ़ी वक्त तक जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि जो जियो ताकाहाशी वो इस रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे हैं, और दाखिल होने के बाद वो एक टेबल पर बैठते हैं जहाँ पर वो एक मछली, एक फ़िश को ऑर्डर देते हैं। वो फ़िश कुछ वक्त के बाद बनकर उनके टेबल पर आती, वो उस फिश को खाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हैरान करने वाला मामला ये था, एक हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके साथ एक और व्यक्ति मौजूद था। जब उस व्यक्ति की पहचान की गई तो पता यह चला कि ये एक क्रिमिनल है जिसका टोक्यो पुलिस हिस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड है, जो हत्या और लूटपाट और बहुत से ऐसे संगीन मामलात में इन्वॉल्व रहता है। इसका नाम मासाकी था। मासाकी के बारे में जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस को अब ये लगने लगा था कि इस हत्या में मासाकी ही शामिल है। इस सिलसिले में मासाकी की खोजबीन शुरू हो जाती, मासाकी की तलाश में पुलिस जुटी रहती। काफ़ी वक्त के बाद पुलिस के द्वारा मासाकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब मासाकी को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे जियो ताकाहाशी की हत्या के बारे में डिटेल ली जाती, लेकिन मासाकी इन सारी बातों से इनकार करता है। वो ये कहता है कि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, आप ये साबित ही नहीं कर सकते कि मैं जियो ताकाहाशी का हत्यारा हूँ। लेकिन जब पुलिस की टीम उसके सामने सारी एविडेंस को रखती, वो सीसीटीवी फुटेज, वो ईमेल आईडी और किस तरीके से वो उनके साथ बैठकर वहाँ पर उस मछली को खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब उसके सामने रखी जाती तो वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसी ने जियो ताकाहाशी की हत्या की है। लेकिन हत्या के पीछे का कारण क्या था? जब इन्वेस्टिगेटिव टीम ये पूछती तो ये बताता है कि असल में जियो ताकाहाशी एक नावल लिख रहे थे, जिस नावल में एक तरीका लिखा हुआ था जो कि एक हत्या का अलग तरीका था, जो आम तरीक़ों से हट कर था। और वो एक गैंग थी जो स्पेशल उस तरीके को अपनाती थी, और वो गैंग किसी और की नहीं बल्कि मासाकी की थी। ये गैंग मासाकी चलाया करता था और इसी फोगो फिश के जहर के ज़रिए लोगों की हत्या करता था। लोगों को ये लगता था कि ये जहर मछली के खाने की वजह से उनके शरीर में पहुंचा और इसी जहर के रिएक्शन से उसकी मौत हो चुकी। ये मछली जापान में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस मछली को बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही केयरफुली तरीका होता है। यानी उसमें लापरवाही अगर ज़रा सी भी होती तो उसमें मौत का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ख़ास करके जब इस मछली को घर पे खुद बनाया जाता है तो मौत का जो रेशियो वो ज़्यादा सामने आता है। यानी खुद से बनाकर इस मछली को खाने वालों की मौत की तादाद काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत कि ये किसी रेस्टोरेंट से इस मछली को बनवा कर खाया जाए। तो जो जियो ताकाहाशी थे वो इस मछली को तो खाते थे, लेकिन रेस्टोरेंट में जो एक्सपर्ट शेफ़ होते हैं उनके बनाए हुए हाथों से। अब यहाँ पर सामने बात ये आती है कि आखिर उस रेस्टोरेंट में खाने की वजह से उनकी उस जहर से मौत कैसे होती। तो पता है चला कि मासाकी ने उस रेस्टोरेंट के जो पुराना शेफ था उसे अपने प्लान में शामिल किया, और प्लान के तहत उस जहर को उस मछली से नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से जियो ताकाहाशी जैसे ही उस मछली को खाते हैं, वो अपने घर में जाते हैं, अपने अपार्टमेंट में जैसे ही दाखिल होते हैं, अपने बेड पर जाते हैं तो फ़ौरन उनकी मौत हो जाती है। ये जहर कुछ इस तरीके से रिएक्शन करता है कि बॉडी को सारे पार्ट्स को सुन कर देता है, सारे पार्ट्स काम करने बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले की मौत हो जाती है। इस जहर से मौत के वक्त काफ़ी तकलीफ़ होती है, सामने वाला काफ़ी तकलीफ़ महसूस करता है, लेकिन वो इसका कुछ रिएक्शन नहीं दे सकता था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।